दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम दिव्या है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा था। अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाती तो वो बिना कुछ सोचे मेरे लिए उसे खरीद देते थे। मेरी एक मुस्कान देखने के लिए वो खुद की खुशियां भी कुर्बान कर देते थे। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी हमेशा अच्छी रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। मेरी सैलरी पूरे 50,000 रुपए थी। मेरे लिए ये किसी सपने के पूरे होने जैसा था, क्योंकि इतनी कम उम्र में सरकारी नौकरी मिलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरी कमाई पर अपना हक नहीं जताया। उन्होंने आज तक मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। वो हमेशा यही कहते थे कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे अपने ऊपर खर्च करो, अपने सपने पूरे करो, अपना भविष्य बनाओ। मैं भी अपनी सैलरी कभी अपने लिए नए कपड़े खरीदने में खर्च कर देती, कभी नया फोन ले लेती, कभी अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती, तो कभी किसी अच्छे होटल में पार्टी कर लेती और जो पैसे बच जाते उन्हें अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देती थी। मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से और खुशी खुशी गुजर रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने दुनिया की सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी हों। मेरे पास एक अच्छा परिवार था, अच्छी नौकरी थी, माँ बाप का प्यार था, इज्जत थी और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं हर सुबह मुस्कुराते हुए उठती, स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और शाम को वापस घर आकर माँ बाप के साथ बैठकर बातें करती थी। कई बार हम सब साथ बैठकर चाय पीते थे और खूब हंसी मजाक करते थे। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही खुशियों से भरी रहेगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और मेरी हंसती खेलती दुनिया पल भर में बिखर जाएगी। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से घर आई हुई थी और अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। पहले तो मैंने उस मैसेज पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अनजान लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने बिना जवाब दिए उसे छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर के बाद फिर उसी नंबर से दूसरा मैसेज आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो लगातार मुझे मैसेज किए जा रहा था। मैंने कई बार उसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद कुछ देर बाद खुद ही परेशान होकर मैसेज करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन भी उसके मैसेजेस आने लगे। मैं जितना उसे नजरअंदाज करती, वो उतनी ही कोशिश करता कि किसी तरह मैं उससे बात कर लूं। कई दिनों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन न जाने क्यों मैंने उसके एक मैसेज का जवाब दे दिया। शायद उस समय मुझे लगा कि एक बार पूछ ही लेती हूँ कि आखिर वो है कौन और मुझसे बात क्यों करना चाहता है। बस उसी एक जवाब के बाद हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। पहले हम सिर्फ थोड़ी बहुत बातें करते थे, फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो बहुत अच्छे से बात करता था, हमेशा मेरी इज्जत करता था, कभी ऐसी कोई बात नहीं करता था जिससे मुझे बुरा लगे। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद वो एक अच्छा इंसान है। उसने अपना नाम दीपक बताया। उसने मुझे बताया कि उसकी एक छोटी बहन उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां मैं पहले पढ़ाई किया करती थी, और उसने मुझे वहीं कई बार देखा था। बाद में किसी तरह से उसे मेरा नंबर मिल गया और तभी से वो मुझसे बात करना चाहता था। हमारी दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो गई। अब हम दोनों रोज घंटों फोन पर बातें करते थे। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात को गुड नाइट तक हमारी बातें चलती रहती थी। वो मुझे अपने पूरे दिन की हर छोटी बड़ी बात बताता और मैं भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने लगी थी। अगर एक दिन भी हमारी बात नहीं होती तो ऐसा लगता था जैसे दिन ही अधूरा रह गया हो। धीरे धीरे मुझे भी उसकी आदत होने लगी थी। फिर एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके मुझसे कहा, दिव्या, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन मैंने उससे साफ साफ कहा कि अगर तुम सच में मुझे लेकर सीरियस हो और तुम्हारा इरादा सही है तो मेरे घर अपने माँ बाप को रिश्ता लेकर भेज दो, और अगर मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो मेरी तरफ से भी कोई मनाही नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकती। दीपक ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बिना किसी बहस के तुरंत मान ली।
उसने कहा कि अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं बहुत जल्द अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। और सच में उसने अपनी बात निभाई। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आए। मेरे माँ और पिताजी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। दोनों परिवारों ने बैठकर काफी देर तक बातें की। दीपक के घर वाले भी बहुत अच्छे लगे और मेरे माँ बाप को ये रिश्ता पसंद आ गया। उन्होंने जब मुझसे पूछा कि क्या मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, तो मैंने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया, क्योंकि उस समय मुझे दीपक एक अच्छा और समझदार लड़का लगा था। फिर दोनों परिवारों की खुशी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन घर में बहुत खुशी का माहौल था। माँ पिताजी के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। और फिर कुछ ही दिनों बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ हमारी शादी हो गई। शादी का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। रिश्तेदारों की हंसी की आवाजें गूंज रही थी। मेरी सहेलियां मुझे तैयार कर रही थी और मेरी माँ बार बार मुझे देखकर भावुक हो जाती थी। पिताजी के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटे की विदाई का दर्द भी छुपा हुआ था। जब मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई। सब लोग हमारी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे और कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। शादी के बाद जब मेरी विदाई हुई तो मैं अपने माँ बाप से लिपटकर बहुत रोई थी। माँ मुझे बार बार समझा रही थी कि अब वही तुम्हारा घर है, वहाँ सबका सम्मान करना और सबको अपना परिवार समझना। पिताजी ने भी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि हमेशा खुश रहना बेटी। मैं आंसू भरी आंखों से अपने नए घर आ गई। शुरुआत के कुछ दिन सच में बहुत अच्छे बीते। घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह समझती थी। दीपक भी मेरा पूरा ध्यान रखता था। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। शादी के बाद मैंने स्कूल से सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि उससे ज्यादा छुट्टी मिलना मेरे लिए आसान नहीं था। बच्चों के इम्तिहान भी आने वाले थे और उनका पूरा सिलेबस खत्म करवाना मेरी जिम्मेदारी थी। इसीलिए मैंने तय किया कि छुट्टियां खत्म होते ही मैं फिर से अपनी नौकरी पर जाऊंगी। शादी के कुछ दिन बाद मैं फिर रोज सुबह जल्दी उठने लगी। सबसे पहले नहा धोकर तैयार होती, फिर रसोई में जाकर अपनी सास का हाथ बटाती, सबके लिए चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और जितना घर का काम मुझसे हो सकता था उतना करके स्कूल चली जाती। स्कूल में पूरे दिन बच्चों को पढ़ाती, उनकी कॉपियां चेक करती, उनका काम पूरा करवाती और फिर शाम को वापस घर लौटकर फिर से घर के कामों में लग जाती थी। मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मुझे अपना काम पसंद था और मुझे लगता था कि अगर इंसान मन से काम करे तो हर जिम्मेदारी आसानी से निभाई जा सकती है। एक दिन सुबह की बात है, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मेरी सास मेरे पास आई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुम्हारी शादी को आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। हमारे घर में एक रिवाज है कि नई बहू शादी के बाद 1 हफ्ते के बाद अपने हाथों से कुछ मीठा बनाती है। इसलिए आज शाम को स्कूल से आने के बाद तुम्हें अपने हाथों से कोई अच्छी सी मिठाई बनानी होगी। मैंने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी और कहा कि ठीक है माँ जी, मैं स्कूल से आते ही सबसे पहले मीठा बना दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और बोली, मुझे पता है तुम सब बहुत अच्छे से कर लोगी। फिर मैं स्कूल चली गई। पूरे दिन बच्चों को पढ़ाते हुए भी मेरे मन में यही चल रहा था कि शाम को घर जाकर क्या बनाऊं ताकि सबको पसंद आए। मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता था, इसलिए मैं मन ही मन कई तरह की मिठाइयों के बारे में सोच रही थी। उसी घर में मेरी एक ननंद भी रहती थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से वो अपने छोटे से बेटे के साथ मायके में ही रह रही थी। मैंने कभी उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि हर इंसान की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं और बिना वजह किसी की निजी जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं होता। सुनीता का मेरे साथ शुरू से ही बहुत अच्छा व्यवहार था। वो हमेशा मुझे भाभी कहकर बुलाती थी और हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। अगर मैं रसोई में काम करती तो वो भी मेरे साथ आ जाती। अगर मैं कमरे में होती तो वहीं बैठकर मुझसे बातें करती रहती। कभी मेरे बालों की तारीफ करती, कभी मेरी साड़ी की, तो कभी कहती कि भाभी आपके हमारे घर में आने के बाद इस घर की रौनक ही बदल गई है। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका छोटा सा बेटा भी मेरे पास आकर खेलता रहता था
और मुझे धीरे धीरे उससे भी बहुत लगाव हो गया था। मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, जहाँ हर कोई मुझे अपना मानता है। मैं अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे ढल रही थी और मेरे मन में यही खुशी थी कि अब मेरे पास एक ऐसा परिवार है जहाँ मुझे माँ बाप के बाद भी अपना कहने वाले इतने सारे लोग मिल गए हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को मैं अपना समझ रही हूँ, उन्हीं के बीच एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो आने वाले समय में मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। देखते ही देखते दिन बहुत आराम से गुजरने लगे। मेरी नई जिंदगी अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सुबह में जल्दी उठती, घर का थोड़ा बहुत काम करती और फिर स्कूल चली जाती। वहाँ पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती और शाम को वापस आकर फिर घर के काम में लग जाती थी। घर के सभी लोग बाहर से देखने में बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई शक नहीं आया। मुझे लगता था कि ऊपर वाले ने सच में मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है। इसी तरह हंसते खेलते पूरा 1 महीना कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आज महीने की पहली तारीख थी और मेरी सैलरी आने वाली थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब मैं घर पहुंची तो मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। मेरी पूरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इस बार अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदूंगी और थोड़ा सा पैसा अपने बैंक अकाउंट में भी जमा कर दूंगी। तभी मेरी बड़ी ननंद सुनीता मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू जैसे भरे हुए थे। उसे उस हालत में देखकर मैं घबरा गई। मैंने तुरंत उससे पूछा, दीदी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? उसने धीरे से मेरे पास बैठते हुए कहा, भाभी मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कई दिनों से वो बीमार चल रहा है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं और दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं। मैंने अपने भाई यानी दीपक से भी पैसे मांगे थे, लेकिन अभी उनकी सैलरी आने में समय है। ऊपर से घर में शादी का इतना खर्चा हो चुका है कि इस समय किसी के पास पैसे नहीं बचे। मैं बहुत ही मजबूर हूँ। अगर आप इस बार अपनी पूरी सैलरी मुझे दे दें तो मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं खुद एक टीचर थी और मुझे बच्चों से बहुत लगाव था। किसी भी बच्चे को मैं तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैंने बिना ज्यादा सोचे अपना फोन निकाला और उसी समय अपनी पूरी सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी आपने आज मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरे पैसों से एक बच्चे का इलाज हो जाएगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो खुश होकर वहां से चली गई और मैं भी इस बात को भूल गई। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे फिर से दिन गुजरने लगे। मेरी सास पहले की तरह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वो कभी मुझसे जरूरत से ज्यादा काम नहीं करवाती थी। अगर मैं स्कूल से थक कर आती तो कहती कि बेटा पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर धीरे धीरे काम कर लेना। मेरी छोटी ननंद भी मेरे साथ बहुत प्यार से रहती थी। वो हर समय मेरे साथ हंसी मजाक करती रहती थी। दीपक भी उस समय तक मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मुझसे प्यार से बात करता था और मुझे लगता था कि सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इसी तरह देखते देखते दूसरा महीना भी बीत गया। फिर एक बार मेरी सैलरी आने का दिन आ गया। इस बार भी जैसे ही मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आई, मैं मन ही मन सोच रही थी कि अब की बार अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदूंगी, क्योंकि पिछले महीने की पूरी सैलरी तो मैंने दीदी को दे दी थी। तभी थोड़ी देर के बाद फिर मेरी बड़ी ननंद सुनीता मेरे कमरे में आई। इस बार भी उसके चेहरे पर वही उदासी थी। उसने आते ही कहा, भाभी मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे बेटे के स्कूल के कई महीनों की फीस बाकी है। अगर इस बार भी फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल वाले उसका नाम काट देंगे। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप इस महीने की अपनी सैलरी भी मुझे दे दें तो मेरे बेटे की पढ़ाई बच जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। इस बार मेरे मन में पहली बार ये ख्याल आया कि अगर मैं फिर से पूरी सैलरी दे दूंगी तो मेरे अपने खर्चे कैसे चलेंगे। मुझे भी कई जरूरी चीजें खरीदनी थी। मैं कुछ पल तक सोचती रही। मेरे मन ने कहा कि इस बार मना कर दूं, लेकिन अगले ही पल मुझे उसके बेटे का चेहरा याद आ गया। मैंने सोचा कि मैं खुद एक स्कूल टीचर हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसी बच्चे की पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। अगर फीस की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। यही सोचकर मैंने एक बार फिर से अपनी पूरी सैलरी उसे दे दी। उसने फिर से मुझे धन्यवाद कहा और खुश होकर वहां से चली गई। मैं उस समय यही समझ रही थी कि वो सच में अपने बेटे की बीमारी और पढ़ाई के लिए मुझसे पैसे ले रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वो अपने बेटे का नाम लेकर मुझसे हर महीने सैलरी लेती थी और बाद में उन्हीं पैसों से अपने शौक पूरे करती थी। कभी नए कपड़े खरीदती,
कभी महंगे गहने लेती तो कभी अपनी सहेलियों के साथ घूमने बाहर चली जाती थी। उसके बेटे की बीमारी और फीस की बातें सिर्फ बहाने थे ताकि मैं बिना कुछ सोचे उसे अपनी पूरी कमाई देती रहूं। लेकिन उस समय तक मुझे उसकी इस चालाकी का बिल्कुल भी पता नहीं था और मैं उसे अपना समझकर हर बार उसकी बातों पर भरोसा करती जा रही थी। एक दिन की बात है, दीपक ने मुझसे कहा कि आज छुट्टी का दिन है, चलो तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि शादी के बाद हम दोनों कहीं ठीक से घूमने भी नहीं गए थे। मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम दोनों बाजार की तरफ निकल गए। पहले हम थोड़ा बहुत घूमे, फिर कुछ कपड़ों की दुकानें देखी। उसके बाद हम एक बड़े से मॉल में चले गए। वहाँ हर तरफ बहुत सारी दुकानें थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे और पूरा माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। घूमते घूमते हमारी नजर एक बड़ी ज्वेलरी शोरूम पर पड़ी। मैंने मजाक में ही दीपक से कहा, चलो अंदर चलते हैं, बस देखते हैं, कुछ खरीदेंगे नहीं। दीपक भी बिना कुछ कहे मेरे साथ अंदर चला गया। शोरूम के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गहने रखे हुए थे। मैं उन्हें देख रही थी, तभी मेरी नजर एक बहुत खूबसूरत डायमंड की रिंग पर पड़ी। वो रिंग मुझे पहली नजर में ही बहुत ज्यादा पसंद आ गई। मैंने दुकानदार से कहा कि क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ। उसने मुस्कुराकर रिंग मेरे हाथ में दे दी। जैसे ही मैंने वो रिंग अपनी उंगली में पहनी, मुझे वो बहुत सुंदर लगी। मैं आईने में बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे मन में पहली बार ऐसा लगा कि काश ये रिंग मेरी होती। मैंने खुश होकर दीपक की तरफ देखा और कहा, ये रिंग मुझे बहुत पसंद आई है, क्यों ना इसे हम ले लेते हैं। दीपक ने भी उस समय कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो मुझे ये रिंग दिलाने वाला है। मैंने दुकानदार से कहा कि इसे पैक कर दीजिए। दुकानदार ने भी तुरंत उसे पैक कर दिया और बिल बनाकर हमारे सामने रख दिया। अब पैसे देने की बारी आई तो मैंने मुस्कुराते हुए दीपक की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने बिल्कुल आराम से कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम पैसे दे दो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। मुझे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आए हो। तब वो बोला, मुझे लगा था कि तुम्हें रिंग पसंद आई है तो तुम अपने पैसों से खरीद लोगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो मुझे पहले ही बता देता, मैं कभी रिंग पैक ही नहीं करवाती। अब दुकानदार भी हमारी तरफ देखने लगा था। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से दुकानदार से कहा कि भैया अभी रहने दीजिए, मैं फिर कभी आकर ये रिंग ले जाऊंगी। तभी दुकानदार शायद हमारी बात समझ चुका था। उसने थोड़े गुस्से में कहा कि जब पैसे ही नहीं होते तो दुकान में आकर सामान क्यों पसंद करते हो। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप दीपक के साथ शोरूम से बाहर निकल आई। पूरे रास्ते हम दोनों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं हुई। मेरे मन में बहुत गुस्सा था और उससे भी ज्यादा दुख था, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं रही। घर पहुंचने के बाद भी मैं काफी देर तक उसी बात को सोचती रही। उसी दिन मैंने अपने मन में फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी इस महीने की सैलरी बड़ी ननंद सुनीता को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैंने आज तक कभी दीपक से ये नहीं पूछा था कि उसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो पढ़ा लिखा है, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है तो उसकी कमाई भी अच्छी ही होगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि उसकी सैलरी भी कोई खास नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कभी मुझे अपने खर्च के लिए अलग से पैसे भी नहीं देता था और हर महीने मेरी पूरी सैलरी उसकी बहन ले जाती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कब तक ऐसा करती रहूंगी। मेरे भी अपने कुछ सपने थे, मेरी भी कुछ जरूरतें थी, लेकिन मैं हर बार दूसरों के लिए अपनी कमाई दे देती थी और खुद खाली हाथ रह जाती थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सैलरी किसी को नहीं दूंगी। उसी रात मैं रसोई में खड़ी बर्तन धो रही थी। पूरा घर लगभग शांत था। तभी मुझे बाहर से धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फोन पर बात कर रहा हो। मैंने ध्यान से सुना तो आवाज बड़ी ननंद सुनीता की थी। वो अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज साफ मेरे कानों तक आ रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसकी बातें सुनकर मैं वहीं रुक गई। कोई फोन पर हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पति की मेरे पास फिर से कॉल आई थी। उसने कहा कि वापस घर आ जाओ, लेकिन मैं उस फटीचर आदमी के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। उसने मुझे आज तक दिया ही क्या है? जो सुख मुझे अपने ससुराल में नहीं मिला, वो मुझे अपने मायके में मिल रहा है। मेरी वो बेवकूफ भाभी हर महीने अपने हाथों से अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देती है। मैं अपने बेटे का नाम लेकर उससे पैसे ले लेती हूँ और फिर उन्हीं पैसों से अपनी पूरी लग्जरी लाइफ जीती हूँ।
कभी ब्रांडेड पर्स खरीदती हूँ, कभी महंगे जूते, कभी नए कपड़े और कभी अपनी सहेलियों के साथ घूमने बाहर चली जाती हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर मैं क्यों वापस आऊँ, अपने पति के पास जाऊँ? मैं तो यहीं रहकर आराम से ऐश करूँगी। उसकी ये बातें सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी ही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं जिस औरत को अब तक बेचारी समझती रही, जिस पर तरस खाकर हर महीने अपनी पूरी सैलरी दे देती थी, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। उसके बेटे की बीमारी और स्कूल की फीस सब झूठ था। वो सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई पर अपनी शौक की जिंदगी जी रही थी। मेरी आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। उस समय मेरा मन कर रहा था कि उसी वक्त उसके सामने जाकर सारी बातें पूछूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। मैंने उसी समय अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि अब मेरी एक भी सैलरी उसके हाथ नहीं लगेगी, चाहे वो कितने भी बहाने क्यों ना बनाए। उस रात मैं अपने कमरे में जाकर लेट तो गई, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचती रही कि जिस औरत को मैं अपना समझ रही थी, वही मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर मुस्कुराने वाला इंसान दिल से अच्छा नहीं होता। कुछ लोग चेहरे पर मासूमियत लेकर भी बहुत चालाक होते हैं, और सुनीता उन्हीं लोगों में से एक थी। और फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मैं हर दिन यही सोचती थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी के बहाने में आकर नहीं दूंगी। मैंने अपने मन को पूरी तरह मजबूत कर लिया था। अब मुझे समझ आ चुका था कि कौन मेरे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। देखते ही देखते फिर वही दिन आ गया जिस दिन मेरी सैलरी आने वाली थी। सुबह से ही मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जैसे ही मेरी सैलरी आएगी, मेरी बड़ी ननंद फिर से किसी नए बहाने के साथ मेरे सामने आ जाएगी। स्कूल में भी मेरा मन पूरी तरह पढ़ाने में नहीं लग रहा था। बार बार मेरा ध्यान उसी बात पर जा रहा था। दोपहर तक मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आ गई और हमेशा की तरह फ़ोन पर मैसेज भी आ गया। मैंने मैसेज पढ़ा और फ़ोन अपने बैग में रख लिया। मैं जानती थी कि अब घर पहुंचते ही कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। शाम को जब मैं स्कूल से घर पहुंची, तो अभी मैंने अपना बैग भी ठीक से नहीं रखा था कि तभी मेरी बड़ी ननंद सुनीता मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर वही बनावटी मासूमियत थी जिसे मैं अब अच्छी तरह पहचान चुकी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, भाभी, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। इस बार भी मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। आप अगर इस महीने की सैलरी अपनी मुझे दे दें तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। उसने फिर कोई नया बहाना बनाना शुरू कर दिया। कभी किसी खर्चे की बात करती तो कभी अपने बेटे का नाम लेती, लेकिन इस बार मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। मैंने बहुत शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस बार मैं अपनी सैलरी आपको नहीं दे सकती। मेरे भी बहुत सारे खर्चे हैं। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, मुझे भी अपने लिए चीज़ें खरीदनी होती हैं। मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं अपनी इस पूरी सैलरी हर महीने किसी और को नहीं दे सकती। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। शायद उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी उसे मना भी कर सकती हूँ। पहले तो उसने प्यार से मुझे समझाने की कोशिश की, फिर बोली, भाभी, बस इस बार दे दीजिए, अगली बार मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगी। लेकिन अब मैं उसकी असलियत जान चुकी थी, इसलिए मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं दीदी, इस बार मैं अपनी सैलरी किसी भी हालत में आपको नहीं दूंगी। मुझे भी अपनी ज़िंदगी के लिए पैसे बचाने हैं। मेरी बात सुनकर उसने कुछ पल तक मेरी तरफ गुस्से से देखा, फिर बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। उसके जाते ही मुझे लगा जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, लेकिन मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि उसे मेरी बात बहुत बुरी लगी है। उस दिन के बाद सच में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां वो हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, अब उसने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर हमेशा नाराजगी साफ दिखाई देती थी। वो मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी और छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगी थी। लेकिन मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं बेवजह घर में झगड़ा नहीं करना चाहती थी। कुछ ही दिनों में मैंने एक और बदलाव महसूस किया। पहले वो घर के कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, लेकिन अब उसने वो भी पूरी तरह बंद कर दिए। वो पूरे दिन अपने कमरे में रहती या फ़ोन चलाती रहती और घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। उसका सारा बोझ अब मेरी सास के ऊपर आ गया था। मेरी सास उम्र में भी बड़ी थी, फिर भी बिना कुछ बोले पूरे घर का काम करती रहती थी। उन्हें इस तरह थकते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं स्कूल से थकी हुई वापस आती, लेकिन जैसे ही देखती कि माँ जी अकेले रसोई में काम कर रही हैं या पूरे घर की सफाई कर रही हैं,
तो मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं तुरंत अपना बैग रखती और उनके साथ काम में लग जाती। कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू पोछा करती, कभी खाना बनाने में उनकी मदद करती, तो कभी कपड़े धोने लगती। मेरी सास कई बार मुझे रोकती और कहती कि बेटा, तुम अभी अभी स्कूल से आई हो, पहले थोड़ा आराम तो कर लो। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती थी, क्योंकि मैं उन्हें अकेले इतना काम करते हुए नहीं देख सकती थी। धीरे धीरे मेरी हालत भी खराब होने लगी थी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना, फिर पूरे दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, वहाँ की जिम्मेदारियां निभाना और शाम को वापस घर आकर फिर घर के सारे कामों में लग जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। रात होते होते मेरे हाथों में दर्द होने लगता, मेरी कमर जवाब दे देती और पैरों में इतना दर्द होता कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल लगता। लेकिन फिर भी मैं बिना कुछ कहे सब करती रहती, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने भी हाथ खींच लिया तो मेरी बूढ़ी सास अकेली कैसे संभालेगी। अब मैं हर दिन पहले से ज्यादा थकी हुई रहने लगी थी। मेरे चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन घर में किसी ने भी मेरी थकान या मेरी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे अब महसूस होने लगा था कि मेरी जिंदगी पहले जैसी आसान नहीं रही और आने वाले दिनों में शायद मेरी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली थी। और फिर धीरे धीरे यही सब हमारे घर की रोज की बात बन गई। अब हर दिन मेरे लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मैं जितनी कोशिश करती कि सबको खुश रख सकूं, उतना ही मुझे लगता कि कोई भी मेरी मेहनत को समझ ही नहीं रहा है। कभी ऐसा होता कि मैं सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होती, लेकिन जब रसोई में जाकर अपने लिए खाना निकालने की कोशिश करती तो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं बचता था। कभी सब्जी खत्म हो जाती तो कभी रोटियां नहीं बचती थी और कई बार तो मुझे बिना कुछ खाए ही स्कूल जाना पड़ता था। मैं सोचती कि शायद गलती से ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब यही बात बार बार होने लगी तो मुझे समझ आने लगा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। दूसरी तरफ मेरी बड़ी ननद को तो जैसे हर बात में मुझे ताने देने की आदत पड़ गई थी। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, उसे मुझ में हमेशा कोई ना कोई कमी ही दिखाई देती थी। कभी कहती कि तुम ठीक से काम नहीं करती, कभी कहती कि तुम घर पर ध्यान नहीं देती और कभी मेरी नौकरी को लेकर ताने मारती कि बाहर जाकर नौकरी करने से कोई बहुत बड़ी नहीं बन जाती। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं हर बार चुप रह जाती, क्योंकि मैं घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। अब मेरे लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैं सुबह से रात तक बिना रुके काम करती रहती थी। एक तरफ स्कूल की नौकरी थी, जहां मुझे बच्चों को पूरे मन से पढ़ाना होता था, उनकी कॉपियां देखनी होती थी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी निभानी होती थी। और दूसरी तरफ घर था, जहां हर समय कोई ना कोई काम मेरा इंतजार करता रहता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी को मेरी तकलीफ की जरा सी भी परवाह नहीं थी। अब तो दीपक भी पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो मुझसे प्यार से बातें करता था, मेरी थकान का पूछता था, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। ऑफिस से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। अगर मैं उससे कुछ कहना चाहती तो बस दो चार बातें करके चुप हो जाता। मैं कई बार सोचती कि आखिर अचानक उसमें इतना बदलाव क्यों आ गया, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन सुबह मेरी बड़ी ननद मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, भाभी, मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहती। मुझे सुबह जल्दी उठने में भी बहुत परेशानी होती है। अब आप तो वैसे भी जल्दी उठ जाती हैं और स्कूल भी जाती हैं, तो स्कूल जाने से पहले सबके लिए नाश्ता भी बना दिया कीजिए। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि मैं पहले ही बहुत थक जाती थी। लेकिन मैंने अपनी सास की तरफ देखा, जिनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता था और वो ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो पाती थी। फिर मैंने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। उस दिन से मेरी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। अब मुझे हर रोज सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सबसे पहले रसोई में जाकर सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता। किसी को अंडा पसंद था, किसी को ब्रेड, किसी के लिए चाय बनानी होती थी, तो किसी के लिए कॉफी। छोटी ननद स्कूल जाती थी, उसके लिए अलग टिफिन तैयार करना पड़ता था। सुनीता के बेटे के लिए अलग नाश्ता और टिफिन बनाना पड़ता था। दीपक ऑफिस जाता था, उसके लिए अलग खाना और नाश्ता तैयार करना होता था। मेरी सास के लिए उनकी तबीयत के हिसाब से हल्का नाश्ता बनाना पड़ता और इन सब के बीच अपने लिए भी जल्दी जल्दी कुछ तैयार करना पड़ता था। रसोई में ही मुझे 1.5-2 घंटे निकल जाते थे। जब तक सबका नाश्ता बनाकर सबको खिला देती, तब तक मैं खुद पूरी तरह से थक चुकी होती थी। उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती। कई बार तो इतनी भागदौड़ हो जाती कि मैं अपना नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाती थी। स्कूल पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बचती थी।
पूरी रात की थकान और सुबह की भागदौड़ की वजह से मेरा सर अब भारी रहने लगा था। मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाती तो ज़रूर थी, लेकिन पहले जैसा मन अब नहीं लग पाता था। कई बार बच्चे शरारत करते तो छोटी सी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता, जबकि पहले मैं बहुत धैर्य से उन्हें समझाती थी। कभी किसी बच्चे की छोटी गलती पर भी मैं डांट देती और बाद में खुद ही सोचकर दुखी होती कि आखिर मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। मुझे समझ आने लगा था कि ये गुस्सा बच्चों पर नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की परेशानियों का असर था। मैं हर दिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय तो अभी शुरू होने वाला था। मैंने अपनी इन सारी परेशानियों के बारे में आज तक अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें मेरी असली हालत का पता चल गया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्होंने हमेशा मुझे खुश देखा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी नींद उड़ जाए। इसलिए हर बार जब माँ का फ़ोन आता तो मैं हंसकर उनसे बात करती और यही कहती कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ भी मेरी बातों पर भरोसा कर लेती थी और फिर खुश हो जाती थी। लेकिन सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरे दिल के अंदर कितना दर्द छिपा हुआ था। धीरे धीरे मेरी थकान इतनी बढ़ गई थी कि अब सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा शरीर जैसे जवाब देने लगा था। रात को देर तक घर का काम करते करते मैं पूरी तरह टूट जाती थी और फिर सुबह अंधेरा रहते उठकर सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाना मेरे बस से बाहर होने लगा था। एक दिन मैंने अपने मन में फैसला कर लिया कि अब मैं रोज की तरह इतनी सुबह नहीं उठूंगी। मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो बिना रुके हर समय काम करती रहे। मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपने समय पर ही उठूंगी, तैयार होकर स्कूल जाऊंगी और जितना मुझसे हो सकेगा उतना ही काम करूंगी। अगले दिन मैं जानबूझकर सुबह देर तक बिस्तर पर लेटी रही। बाहर से रसोई में कुछ आवाजें आती रहीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी थोड़ी देर के बाद मेरी बड़ी ननंद सुनीता मेरे कमरे के बाहर आकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और ऊंची आवाज़ में मुझे बुलाने लगी, भाभी उठिए, कितनी देर तक सोती रहेंगी। लेकिन इस बार मैंने उसकी आवाज़ सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया। दीपक उस समय मेरे पास ही सो रहा था। उसे तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वो आराम से सोता रहा और मैंने भी उठने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। जब मुझे लगा कि अब मेरे स्कूल जाने का समय हो गया, तब मैं आराम से उठी, नहा धोकर तैयार हुई, अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी मेरी ननंद तेज कदमों से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा, वाह महारानी, आज तो आप नाश्ता बनाने के लिए भी नहीं उठी। मेरा बेटा बिना कुछ खाए स्कूल जाएगा क्या? उसकी बात सुनकर इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। मैंने उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज में कहा, दीदी, आपके अपने भी तो हाथ हैं, आप खुद भी नाश्ता बना सकती हैं, या फिर क्या आप नाश्ता बनाना ही भूल गईं? मेरी ये बात सुनते ही वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई, क्योंकि शायद उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इस तरह जवाब दूंगी। आज पहली बार मैंने उसके सामने अपनी बात रखी थी और मेरी यही बात उसे सबसे ज्यादा बुरी लगी थी। मेरी सास वहीं पास में खड़ी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो वैसे भी बहुत कम बोलती थी। मैं भी बिना किसी बहस के अपना बैग उठाकर घर से निकल गई और सीधे स्कूल चली गई। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी मेहनत की इज्जत करना सीखूंगी। स्कूल पहुंचकर मैंने सोचा कि चलो यहीं कैंटीन से कुछ खाकर काम चला लेती हूँ, क्योंकि सुबह घर से बिना कुछ खाए ही निकल आई थी। पूरा दिन जैसे तैसे बीता, लेकिन मेरे मन में यही चल रहा था कि शाम को घर जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी ननंद अभी तक गुस्से में होगी और घर पहुंचते ही फिर कोई नया झगड़ा शुरू कर देगी। लेकिन जब मैं दोपहर बाद स्कूल से वापस घर पहुंची तो मैंने देखा कि घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मेरी ननंद पहले की तरह गुस्से में नहीं थी, बल्कि बहुत शांत दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ा अचरज हुआ। मैं चुपचाप अपना बैग रखकर बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद वो खुद मेरे पास आई और बहुत प्यार से बोली, भाभी, आपके लिए पानी लेकर आऊं या चाय बना दूं? उसकी मीठी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि सुबह तक तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। मैंने कहा, नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो कुछ देर मेरे पास बैठी रही, फिर धीरे से बोली, भाभी, अगर इस बार मुझे आपकी सैलरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं इस समय बहुत परेशानी में हूँ,
मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसकी बात सुनते ही मुझे पिछली सारी बातें याद आ गईं। मुझे याद आया कि कैसे वो हर महीने नए नए बहाने बनाकर मेरी पूरी सैलरी ले जाती थी और फिर उन्हीं पैसों से अपने शौक पूरे करती थी। इसलिए इस बार मैंने बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में कहा, माफ़ कीजिए दीदी, लेकिन इस बार भी मैं आपको अपनी सैलरी नहीं दे सकती। मेरे भी अपने बहुत सारे खर्चे हैं, मुझे भी अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे बचाने हैं और अब मैं अपनी पूरी कमाई किसी और को नहीं दे पाऊंगी। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उस समय भी उसने अपने गुस्से को छिपा लिया और मैं उसके चेहरे को देखकर समझ गई कि उसके मन में ज़रूर कोई नई चाल चल रही है जिसका मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं था। मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि दीदी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उनकी चुप्पी मुझे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। मैं उनके चेहरे को देखकर ही समझ गई थी कि वो ज़रूर मेरे खिलाफ कोई नई चाल चलने वाली है और शायद इस बार वो दीपक को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगी। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने काम में लग गई। उस दिन मैं घर के दूसरे कमरे की सफाई करने चली गई थी। तभी थोड़ी देर के बाद दीपक भी ऑफिस से घर वापस आ गया। मैंने दूर से देखा कि जैसे ही वो घर के अंदर आया, दीदी तुरंत उसके पास चली गई और फिर दोनों हमारे कमरे की तरफ चले गए। मुझे कुछ अजीब सा भी लगा, इसलिए मैं कमरे के बाहर ही रुक गई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए अंदर की सारी बातें मेरे कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। दीदी बहुत दुखी बनने का नाटक करते हुए दीपक से कह रही थी कि दीपक, आज माँ के घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने सोचा था कि उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि इस महीने की अपनी सैलरी मुझे दे दे। जब तुम ऑफिस से वापस आ जाओगे तो मैं तुमसे पैसे लेकर उसे लौटा दूंगी, लेकिन उसने साफ मुझे मना कर दिया। उसे न तुम्हारी माँ की चिंता है, न इस घर की और ना हमारी, उसे सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। वो कितनी बदल गई है, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मेरे मन में गुस्सा भी था और दुख भी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक एक बात झूठ बोल रही थी। माँ जी ने तो मुझसे ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। उनकी तबीयत भी उस दिन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दीदी बहुत चालाकी से सारी कहानी बदलकर दीपक को सुना रही थी। कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर निकली। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि अब दीपक मेरे खिलाफ हो चुका है। मैं वहीं खड़ी रही, तभी अंदर से दीपक ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, उसने बिना मेरी बात सुने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी छोटी सोच के निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम अपनी सैलरी दीदी को दे देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? आखिर वो पैसे माँ अपने इलाज के लिए ही तो मांग रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, दीपक, तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं आज तक हर महीने अपनी पूरी सैलरी तुम्हारी बहन को देती रही हूँ। कभी उसने अपने बेटे की बीमारी का बहाना बनाया, कभी स्कूल की फीस का और कभी किसी दूसरी परेशानी का। मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि मेरे भी अपने खर्चे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमसे झूठ बोल रही है। माँ जी की तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी, उन्होंने मुझसे इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दीपक ने गुस्से में मेरी बात बीच में ही काट दी और बोला, खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। झूठ अगर कोई बोल रहा है तो वो तुम हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे अपने पति को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मैंने रोते हुए कहा, दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें इस घर के लोगों की परवाह नहीं है, अगर तुम इतना सा साथ भी नहीं दे सकती, तो तुम्हें इस घर में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो मुझे रोक लेगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी अलमारी खोली, अपने कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान बैग में रखा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उस घर में किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की।
मेरी सास चुप थी, छोटी ननंद भी कुछ नहीं बोली और बड़ी ननंद के चेहरे पर मुझे एक अजीब सी जीत की मुस्कान दिखाई दे रही थी। मैं भारी कदमों से उस घर से बाहर निकल गई। रास्ते भर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि मेरी अपनी मेहनत की कमाई अपने पास रखने की वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ गया। काफी देर बाद मैं अपने मायके पहुंची। जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला और मुझे उस हालत में देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी भी तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम अचानक इस तरह रोती हुई वापस कैसे आ गई? मैं खुद को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाई और माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी कि कैसे मैं हर महीने अपनी पूरी सैलरी देती रही, कैसे मेरे साथ झूठ बोला गया, कैसे मुझे सबके सामने गलत साबित किया गया और कैसे बिना मेरी बात सुने दीपक ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कह दिया। मेरी पूरी बात सुनकर माँ और पिताजी की आंखें भी भर आईं, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चला था कि उनकी बेटी इतने दिनों से कितनी तकलीफ में जी रही थी और फिर भी सिर्फ उन्हें परेशान न करने के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रही। मेरी सारी बातें सुनने के बाद पिताजी कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी शादी के बाद इतनी तकलीफों में जी रही होगी। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत भावुक होकर बोले, बेटा, तू ये सब कैसे अकेले सहती रही? तूने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्या हम तेरे अपने नहीं हैं? क्या हम तेरे दुख में तेरे साथ नहीं खड़े होते? उनकी बात सुनकर मैं फिर से रो पड़ी। मैंने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपको और माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। आप दोनों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी चिंता बढ़ जाए, इसलिए मैं सब कुछ खामोशी से चुपचाप सहती रही। मेरी बात सुनकर माँ भी मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोली, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के दुख बांटने के लिए ही होते हैं। अगर तू हमें पहले बता देती तो शायद तुझे इतना कुछ अकेले नहीं सहना पड़ता। पिताजी ने उसी समय मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ये घर तेरा अपना घर है। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तू यहीं हमारे साथ रहे और जब तक तेरा मन ना करे तब तक वापस उस घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मैं अपने माँ पिताजी के साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए। मैं रोज पहले की तरह स्कूल जाने लगी। अब मेरे ऊपर पहले जितना काम नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ी राहत मिलने लगी। मेरी तबीयत भी पहले से ठीक रहने लगी और मैं धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश करने लगी। इसी बीच मेरी सास का एक दो बार फोन आया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। घर तुम्हारे बिना सूना लगता है। मैंने बहुत सम्मान से उनसे कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप बुरी नहीं हैं। आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसे मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। मेरी सास ने मेरी बात सुनी, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, जब भी तुम्हारा मन बदले तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे उनके लिए और भी सम्मान महसूस हुआ, क्योंकि गलती उनकी थी ही नहीं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी बड़ी ननद थी। कुछ दिन के बाद मेरी सास ने मेरे पिताजी से भी फोन पर बात की। उन्होंने बहुत विनती करते हुए कहा, भाई साहब, दिव्या को वापस भेज दीजिए। घर उसके बिना अच्छा नहीं लगता। लेकिन पिताजी ने साफ शब्दों में कहा, बहन जी, मैं अपनी बेटी को तब तक आपके घर वापस नहीं भेजूंगा जब तक मुझे पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि अब उसके साथ पहले जैसा व्यवहार कभी भी नहीं होगा। मेरी बेटी ने बहुत दुख सहा है। अब मैं उसे फिर से उसी माहौल में नहीं भेज सकता। इतना कहकर पिताजी ने फोन रख दिया। उसके बाद कई दिनों तक दोनों घरों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। समय धीरे धीरे बीतता गया और मैं भी अपने काम में व्यस्त रहने लगी। फिर एक दिन दोपहर के समय हमारे घर की घंटी बजी। पिताजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने दीपक खड़ा था। उसे देखकर मैं भी हैरान रह गई। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे अंदर आया और सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, दिव्या, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। मुझे बाद में पता चला कि दीदी इतने महीनों से तुम्हें धोखा देती रही थी और हर बार मुझसे भी झूठ बोलती थी। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है।
मैंने उनसे साफ कह दिया है कि अब उन्हें अपने ससुराल वापस जाना होगा और मैंने खुद उन्हें उनके पति के पास भेज दिया है। अब घर में पहले जैसी कोई बात नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चलो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं चुप रही, क्योंकि मेरे दिल में घाव अभी पूरी तरह नहीं भरे थे। तभी पिताजी ने दीपक से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अब अपनी गलती का सच में एहसास है? क्या तुम आगे से मेरी बेटी पर भरोसा करोगे? क्या उसकी इज्जत करोगे? दीपक ने बिना देर किए कहा कि जी पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं दिव्या का हमेशा साथ दूंगा। उसकी मेहनत की कमाई पर सिर्फ उसी का हक होगा और मैं उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उसकी बातों में इस बार सच्चाई दिखाई दे रही थी। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटा, फैसला तुझे करना है। अगर तेरा मन नहीं है तो कोई तुझे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अगर तू उसे एक मौका देना चाहती है तो हम तेरे फैसले के साथ हैं। मैंने कुछ देर सोचने के बाद दीपक को माफ करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगा कि इंसान अगर अपनी गलती मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। फिर मैं दीपक के साथ वापस अपने ससुराल चली गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि घर का माहौल सचमुच पहले से बदल चुका था। मेरी बड़ी ननंद अब अपने ससुराल लौट चुकी थी और जब कभी मायके आती भी थी तो पहले जैसी हरकतें बिल्कुल नहीं करती थी। वो सबसे प्यार से बात करती, थोड़ी देर रुकती और फिर वापस चली जाती थी। मेरी सास पहले की तरह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। छोटी ननंद भी मेरे साथ हंसी खुशी रहती थी और दीपक भी अब मेरी हर बात का सम्मान करता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मेरी सैलरी पूरी की पूरी मेरे अपने बैंक खाते में आती थी। उस पर सिर्फ मेरा हक था। कोई मुझसे पैसे मांगकर मुझ पर दबाव नहीं डालता था। अब मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा करती थी, कुछ पैसे बचाती थी और बाकी अपने भविष्य के लिए जमा करती थी। आखिरकार मेरी ज़िंदगी फिर से खुशियों की राह पर लौट आई थी और मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें भरोसा, सम्मान और सच तीनों साथ हों।